इस क्वेश्चन में NiCO4 जो मेटल कार्बोनिल है उसमें कौन सा थ्योरी कंप्लीटली बॉन्डिंग को डिस्क्राइब करता है इसके बारे में पूछा है। तो जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, इन मेटल कार्बोनिल्स में अपन ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में ये जो मेटल कार्बन बॉन्ड होता है इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो एक्चुअल में 1 से ज़्यादा या स्लाइटली ग्रेटर देन 1 मिलता है, जिसको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो CO है, इस CO ने इस निकल को कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये जो निकल मेटल है इस मेटल के पास कुछ d ऑर्बिटल्स हैं जिनमें कि इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CO से एक्सेप्ट की होगी। अब अपन ऐसे कह रहे हैं कि एक्चुअल में जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज़्यादा मिलता है एक्सपेरिमेंटली, तो तभी पॉसिबल है जब फर्दर जो है वो बॉन्डिंग और हो, जिसको अपन बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। लेकिन उसके लिए इस मेटल के पास जैसे ऑर्बिटल्स हैं, इस मेटल के पास जैसे ऑर्बिटल्स हैं, प्रॉपर वैसी ही सिमेट्री के CO के पास ऑर्बिटल्स होने चाहिए जिनके साथ इस मेटल के ऑर्बिटल्स साइडवेज ओवरलैप कर सकें। अब यदि अपन VBT से इसको एक्सप्लेन करें तो जो कार्बन है उसके पास CO में एक लॉन पेयर है और वो लॉन पेयर ये इस निकल को दे चुका है। इसके बाद इस कार्बन के पास ऐसे कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं बचे हुए हैं। लेकिन इसी CO को यदि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एक हेट्रो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, और हेट्रो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जो एमओ डायग्राम है वो अपन बना सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इसका जो एमओ डायग्राम है इसको अपन N2 के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, N2 में भी 14 इलेक्ट्रॉन है। अब N2 का जो एमओ डायग्राम है या एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इट कैन बी रिटन एज सिग्मा 1s टू सिग्मा स्टार 1s टू सिग्मा 2s to sigma star 2s to then pi 2px is equals to pi 2py to then sigma 2pz 2 and then pi star 2px and pi star 2py। ये एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इधर जाने पे एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो इस N2 में क्या है, वैकेंट है, और जो पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो शेप होती है वो ऑलमोस्ट d ऑर्बिटल जैसी सी होती है, उनके पास भी 2 लोब ऐसी सी होती हैं। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि CO के पास जो है वो पाई स्टार molecular orbitals हैं, these pi star vacant molecular orbitals are present at CO which can sideways overlap with nickel। और इसलिए मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये जो निकल और कार्बन वाला जो बॉन्ड है उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड इज ग्रेटर देन 1 विच कैन ओनली बी एक्सप्लेन इफ अपन ऐसा एज्यूम करें कि इस CO के पास पाई स्टार वैकेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, और CO के पास पाई स्टार वैकेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, ये केवल और केवल MOT से ही एक्सप्लेन हो सकता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए बॉन्डिंग को अपने को जहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की रिक्वायरमेंट है, दैट इज ऑप्शन 1 विच इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज के बारे में पूछा है अपने से। तो किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, लेट्स से फ्लोरीन की बात करें तो वो आइसोलेटेड फ्लोरीन एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन कहा जाता है। ये जो फ्लोरीन है इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो फ्लोरीन का जो न्यूक्लियस है और फ्लोरीन में जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो ये जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है इसको न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फील होगा और जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे रिपल्शन फील होगा।
नेट नेट रिपल्शन ज्यादा हो तो मैं कह सकता हूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन डिफिकल्ट है, और नेट नेट अट्रैक्शन ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन का जो एडिशन है वो फेवरेबल है। या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एक्चुअल में इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स कि रिपल्शंस और अट्रैक्शन जो है उनमें से जो है किसकी वैल्यू ज्यादा है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि एक्चुअल में फ्लोरीन से क्लोरीन टॉप टू बॉटम अपन यदि मूव करें तो एक्चुअल में जो है वो एटम का साइज जो है वो इंक्रीज करता है। तो ये जो साइज है वो इंक्रीज होने के कारण जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन फील होगा वो रिलेटिवली कम हो जाएगा, और नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन का एडिशन डिफिकल्ट होता जाएगा। और नीचे जाने पे यदि इलेक्ट्रॉन का एडिशन डिफिकल्ट होता जाएगा तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जो रिलीज्ड एनर्जी है वो कम होती जाएगी। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि यदि सब में एनर्जी रिलीज हो रही हो तो ये जो डेल्टा एच ईजी है इसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन में जो ये ऑर्डर अपन एक्सपेक्ट करते हैं ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में ये जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एक्सेप्शन है, और जो करेक्ट ऑर्डर है वो एक्चुअल में ऐसा होता है कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसका मैग्नीट्यूड फ्लोरीन से ज्यादा होता है। इसको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फ्लोरीन जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज वेरी डेंस, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इन कंपैरिजन टू क्लोरीन रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है। इसलिए मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो मैग्नीट्यूड है वो सबसे ज्यादा Cl होगा, देन फ्लोरीन होगा, देन ब्रोमीन होगा, देन आयोडीन होगा। जो ऑप्शंस हैं उनमें यदि अपन देखें तो एक्चुअल में जो मैं ऐसे कह सकता हूं कि -349 is the biggest number which belongs to Cl. Then -333 it should belong to fluorine, then -325 and then -296. We can say that according to this data option 4 is the correct option. इस क्वेश्चन में अपने से ये पूछा है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो डाल्टन ने प्रपोज नहीं किया था। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है। पहला जो स्टेटमेंट अपने को गिवन है उसमें ऐसा कहा है कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें जो है वो एक्चुअल में एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, एंड दीज आर नॉट, मतलब दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो मैं कह सकता हूं कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल N2 गैस प्लस 3H2 गैस से 2NH3 गैस, ये जो रिएक्शन है इसमें केवल एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है कि पहले N और N बॉन्डेड थे, H और H बॉन्डेड थे, NN और HH वाले जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं या पुराने बॉन्ड हैं वो ब्रेक हो गए, और अमोनिया के जो न्यू बॉन्ड्स हैं N और H के बीच में वो फॉर्म हो गए। तो जस्ट जो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स है, एटम्स कंजर्व हैं, जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन के थे उतने ही प्रोडक्ट साइड में होंगे, जितने हाइड्रोजन के थे उतने ही प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के होंगे। और एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट है वो एक्चुअल में डाल्टन ने प्रपोज किया था। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो ये कि व्हेन गैसेस कंबाइन और रिप्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू शो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेज आर एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, लेकिन दिस वाज नॉट प्रपोज्ड बाय डाल्टन, इट वाज प्रपोज्ड बाय ए साइंटिस्ट नेम्ड गे-लुसाक्स। ये बहुत सिंपल P = nRT का एप्लीकेशन है, जिसमें मैं ऐसे कह सकता हूं फ्रॉम स्टोइकियोमेट्री ऑफ दिस रिएक्शन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन विल कंबाइन विद 3 मोल ऑफ H2 एंड विल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। एट सेम P, T 1 mole of N2 या volume of 1 mole of N2 can be written as 1 into RT by P, and volume of 3 mole of H2 can be written as 3 RT by P, and volume of 2 mole of ammonia can be written as 2 RT by P। यदि ये जो वॉल्यूम है वो V है तो दिस वॉल्यूम कैन बी रिटन एज 3V एंड दिस वॉल्यूम कैन बी रिटन एज 2V।
तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो V वॉल्यूम है वो उसके 3V वॉल्यूम के साथ कंबाइंड होकर इसका 2V वॉल्यूम बनाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो एक्चुअल में करेक्ट है, बट इट वाज नॉट प्रपोज्ड बाय डाल्टन, इट वाज प्रपोज्ड बाय गे-लुसैक। तो ये जो है वो अपना आंसर हो जाएगा, सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। जो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है उनको भी देख सकते हैं। मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स, सही बात है, जो एटम्स हैं वो इंडिविजिबल है। हालांकि डाल्टन के बाद में जो है वो अपन समझते हैं एटम की स्ट्रक्चर से कि एक्चुअल में जो है वो एटम भी जो है फर्दर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। फिर नेक्स्ट जो है वो ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। ये भी समझते हैं कि आयरन के जितने भी एटम्स हैं उन सब एटम्स का जो मास है वो आइडेंटिकल होगा, उनकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होंगी। और डिफरेंट एटम्स के जो एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, लेट से जो है वो आयरन और एक लेट से क्रोमियम है, तो इन दोनों के जो एटम्स हैं उनका जो मासेस है वो डिफरेंट होगा। वो भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ये भी डाल्टन ने ही प्रपोज किया था, बट द सेकंड स्टेटमेंट वाज प्रपोज्ड बाय गे-लुसैक, दैट्स व्हाई सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें अपने से पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है K2O, K2O2 एंड KO2 में। जैसा कि सब लोग जानते हो कि पोटेशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो अपने कंपाउंड्स में हमेशा +1 होता है। तो इसमें भी पोटेशियम +1 होगा, इसमें भी पोटेशियम +1 होगा और इसमें भी पोटेशियम +1 होगा। एक्चुअल में जो है वो इसमें अपने को ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन के पूछता तो अपन ऐसे कह सकते थे कि इसमें ऑक्सीजन -2 हो जाता, इसमें ऑक्सीजन -1 हो जाता और इसमें -½ हो जाता। एक्चुअल में ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इन तीनों कंपाउंड्स में डिफरेंट हो सकते थे, लेकिन पोटेशियम के जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो सेम ही होंगे। तो अकॉर्डिंग टू दीज 4 ऑप्शंस, ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में 1 इथाइलिन ऑक्साइड को जब HBr के साथ या एक्सेस ऑफ HBr के साथ ट्रीट करवाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होगा, ये अपने से पूछा है। तो पहले तो तुम्हें इथाइलिन ऑक्साइड की स्ट्रक्चर आनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड इथाइलिन ऑक्साइड। ये एक साइक्लिक ईथर है। नॉर्मली जो है वो इसको ऑक्सीरेंस भी बोलते हैं, इपॉक्सी एथेन भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इसने जो है इसका नाम 1 इथाइलिन ऑक्साइड बोला है। तो दिस इज कॉल्ड इथाइलिन ऑक्साइड, और यहाँ पे जो है वो एक मिथाइल ग्रुप लगा दें तो दिस इज 1 इथाइलिन ऑक्साइड। इसकी जो रिएक्शन है वो एक्सेस ऑफ HBr से करवानी है। दिस HBr शुड बी इन एक्सेस। तो ये जो है वो एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है साइक्लिक ईथर्स की या इपॉक्साइड्स की। सबसे पहले जो है वो इस ऑक्सीजन के ऊपर जो 2 लोन पेयर हैं वो प्रोटोनेटेड होंगे। ये जो H+ जो HBr देगा वो एक्चुअल में जो है वो इस पे अटैक करेगा, या जो O है वो एक्चुअल में जो है वो H+ ले लेगा। तो ऐसा करने से इस O पे प्लस आ जाएगा, और एक्चुअल में जो है वो अब ये जो Br- है वो नेक्स्ट स्टेप में अटैक करके इस रिंग को ओपन करवा सकता है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि एक्चुअल में ये जो Br- है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा या इस कार्बन पे अटैक करेगा। यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये एक्चुअल में जो है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि एक्चुअल में इस कार्बन पे जो Δ+ है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे एक जो CH3 लग रहा है उसके +I से यहाँ पे जो Δ+ होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। एक्चुअल में इस ऑक्सीजन पे प्लस आने के बाद ये जो ऑक्सीजन है इन आसपास वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और इन पे Δ+ क्रिएट करेगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पे जो Δ+ है वो ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पे ज़्यादा Δ+ क्रिएट होगा। तो ये जो Br- है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा और फिर जहाँ एक्चुअल में रिंग की ओपनिंग हो जाएगी, और मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ऐसा सा कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा OH एंड देन Br। अब एक्चुअल में सिंपल HBr लिखा होता तो यही अपना आंसर हो जाता, लेकिन इसने कहा है कि एक्सेस ऑफ HBr, कि फर्दर भी यदि HBr इसके साथ रिएक्ट कर सकता हो तो अपने को करवाना चाहिए। तो ये अल्कोहल की एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है, HBr के साथ रिएक्शन होगी। तो पहले स्टेप में मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा OH2+। ये जो H+ है वो इस ऑक्सीजन
के साथ ये H प्लस प्रोटोनेटेड होगा, फिर जो है वो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो Br माइनस है वो आके इस पर अटैक कर देगा और ये जो है वो H2 अच्छा लिविंग ग्रुप होत के निकल जाएगा। And this is our final product according to options. This one is the first. So first is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जिसमें अपने को 3 कंपाउंड्स दे रखे हैं. वन इज एम क्लोरो एनिलीन NH2Cl. Another one is metachlorophenol and another one is metachlorobenzoic acid. इनका एथाइल एसीटेट में सॉल्यूशन है, जिसको सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट से पास करते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं. तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो एक्चुअल में जहाँ वो केवल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ये तुम्हें प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पता होना चाहिए. ये फिनोल के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता और डेफिनेटली फिनोल के साथ नहीं रिएक्ट कर पाएगा तो एनिलीन के साथ तो डेफिनेटली रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक्चुअल में ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड H प्लस देता है और ये जो HCO3 माइनस इसका बाइकार्बोनेट आयन वो बेस की तरह बिहेव करके उसके H प्लस को एक्सेप्ट करता है और वो H2CO3 में चेंज हो जाता है, विच कैन बी रिटन एज, ये H2CO3 में चेंज हो जाता है विच कैन बी रिटन एज H2O प्लस CO2. तो ये अपने लिए सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट भी होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, कि कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके CO2 रिलीज करते हैं. तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट से इन तीनों को पास करेंगे तो एक्चुअल में जहाँ वो जो अपने को फ्रैक्शन A मिलेगा, जो फ्रैक्शन A मिलेगा उसमें COO माइनस Cl, दिस इज फ्रैक्शन A. और जो रिमेनिंग होगा जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट में डिसोल्व नहीं हुआ है, रेजिड्यू टाइप है, वो जो है मैं बोल सकता हूँ ये एनिलीन और फिनोल हो जाएंगे. देन फर्दर ये जो तुम्हारे पास रिमेनिंग है उसको जो है वो अपन NaOH डाइल्यूट NaOH से पास करेंगे. तो डाइल्यूट NaOH अगेन एक बेस है जो कि इस एसिड फिनोल से रिएक्ट करेगा, इस एनिलीन बेस से रिएक्ट नहीं कर पाएगा. तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ अब की बार ये जो फिनोल है वो इसमें डिसोल्व हो जाएगा, तो जो अपना फ्रैक्शन B है वो फिनोल हो जाएगा. दिस इज फ्रैक्शन B. और जो रिमेनिंग फाइनल ऑर्गेनिक लेयर है जो कि एक्चुअल में जहाँ वो एनिलीन होगा, इसको अपन फ्रैक्शन C बोल सकते हैं. ठीक है, तो अपने से ही पूछा है कि फ्रैक्शन A, B एंड C रेस्पेक्टिवली आर. तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ इन सब ऑप्शंस को देखें तो एक्चुअल में ये जो फ्रैक्शन A है इट शुड बी कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रैक्शन B शुड बी फिनोल एंड फ्रैक्शन C शुड बी एनिलीन, व्हिच इज करेक्टली स्टेटेड इन ऑप्शन 4. दैट्स व्हाई 4 इज द करेक्ट आंसर. इस क्वेश्चन में अपने को कुछ रिएक्शंस गिवन है और आपने से ये पूछा है कि ये जो रिएक्शंस हैं इसमें से ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिनका जो प्रोडक्ट है वो सेटजेफ प्रोडक्ट नहीं होगा. तो अपन कंसिडर करते हैं एक एक करके. सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन है व्हिच इज CH3 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 CHOH CH3. रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है. ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है वो इस अल्कोहल के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा. सबसे पहले जहाँ वो इस OH का प्रोटोनेशन होगा ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा और ये निकल जाएगा. तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक स्टेप मैंने कम करके डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना दिया. ठीक है, अब ये जो कार्बोकेटाइन है वो रीअरेंज हो सकता है. तो ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज होके ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये ऐसा सा कुछ बन जाएगा. यहाँ पे प्लस आ जाएगा CH CH3 CH3. ठीक है,
क्योंकि ये जो कार्बोकटाइन है वो इस फॉर्मर कार्बोकटाइन से ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए जो है वो मिथाइल शिफ्ट होकर ये कार्बोकटाइन रीअरेंज हो गया। अब जो है वो एक्चुअल में एलिमिनेशन होगा और मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक्चुअल में ये H जो है उसको बेस ले जाए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना, एल्कीन बन जाएगी। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इस बेस को, है ना, कोई बेस आए मान लो बाहर से और ये जो बेस है वो इस H को ले जाए और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पे एल्कीन बन जाएगी। और यही पॉसिबिलिटी है, या इनफैक्ट जहाँ हो ये पॉसिबिलिटी भी है कि ये जो कार्बन है इससे अटैच्ड हाइड्रोजन को लेकर बेस चला जाए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड वाली एल्कीन होगी उसको अपन सेडजेफ एल्कीन बोलते हैं, या ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बोलते हैं, या ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बोलते हैं। और डेफिनेटली जो है वो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन का ही यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक्चुअल में इससे जो एल्कीन बनेगी दैट विल बी CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 CH3 एंड इट इज सेडजेफ एल्कीन। फिर जो सेकेंड रिएक्शन है उसमें CH3 CH CH3 CH Br CH3 और यहाँ पे अल्कोहलिक KOH गिवन है। अब अल्कोहलिक जो KOH है वो एलिमिनेशन करवाता है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो Br है, इस Br का ये अल्फा कार्बन है और एक बीटा कार्बन इधर है और एक बीटा कार्बन इधर है। यदि ये H और ये Br एलिमिनेट हो तो यहाँ पे जो एल्कीन बनेगी उसको हॉफमैन एल्कीन बोलते हैं, और ये Br और ये H एलिमिनेट हो तो एक्चुअल में जो है यहाँ पे जो एल्कीन बनेगी उसको सेडजेफ एल्कीन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एल्कीन बनेगी टर्मिनल टाइप वो एल्कीन लेस स्टेबल होगी और यहाँ पे जो ज़्यादा ब्रांच एल्कीन बनेगी वो मोर स्टेबल होगी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ से भी जो एल्कीन बनेगी वो सेडजेफ एल्कीन ही बनेगी। ठीक है। फिर थर्ड रिएक्शन जो है उसमें सेम ही मैं कह सकता हूँ कि रिएजेंट है, सेम ही रिएजेंट है, जस्ट जो बेस यूज किया है वो डिफरेंट है और दिस बेस इज कॉल्ड टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन। और ये जो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन है वो बहुत बल्की बेस है, तो एक्चुअल में जहाँ वैसा होना चाहिए था कि ऐसा ही प्रोडक्ट बनना चाहिए था, सेडजेफ एल्कीन बननी चाहिए थी क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। बट ये जो बल्की बेस है वो लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन को निकाल पाता है, तो वो इस हाइड्रोजन को निकालेगा रादर देन दिस वन। और यदि वो इस हाइड्रोजन को निकालेगा तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो एल्कीन बनेगी वो कुछ ऐसे बन जाएगी। और ये जो एल्कीन है इसको अपन हॉफमैन एल्कीन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये जो थर्ड रिएक्शन है इसका जो प्रोडक्ट होगा वो सेडजेफ एल्कीन नहीं होगी। फिर एक फोर्थ रिएक्शन है विच इज CH3 CH CH3 OH CH2 CHO। ये जो कंपाउंड है इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में ये अल्फा है और ये बीटा है, तो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और इट्स कॉमन नेम इज एल्डोल। ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे पता है कि एल्डोल रिएक्शन में बीच में बनता है और फिर जो है वो हीट करने पे एक्चुअल में जो है वो यहाँ पे एलिमिनेशन होके मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एक एल्कीन बन जाती है। तो एक्चुअल में वो जो एलिमिनेशन है वो इस OH ग्रुप का होता है, ये OH ग्रुप और इसके रेस्पेक्ट में, इस OH ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो बीटा हाइड्रोजन है वो निकलती है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ इस OH ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये तो अल्फा है और ये बीटा है, तो ये अल्फा ये बीटा, और ये अल्फा है तो ये भी बीटा है। तो ये हाइड्रोजन और ये OH ग्रुप जाएं तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, और ये हाइड्रोजन और ये OH ग्रुप जाएं तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। तो एक्चुअल में जो है वो ये इधर वाला जो बीटा हाइड्रोजन है वो एलिमिनेट होता है और ऐसा सा कुछ बन जाता है CHO CH3। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है वो एक्चुअल में जो है वो ये जो CHO है इसका ये जो डबल बॉन्ड है इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, तो यही जो एल्कीन है वो मोर स्टेबल है और इसी का फॉर्मेशन होता है, और ये एल्कीन मोर स्टेबल है इसका मतलब इसको अपन सेडजेफ प्रोडक्ट बोलेंगे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो 1, 2, 3 और 4 रिएक्शंस हैं इनमें से केवल ये जो थर्ड रिएक्शन टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के साथ वाली है इसी से जो है वो सेडजेफ प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होता। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि ओनली C विल बी द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, जिसमें कुछ दो इलेक्ट्रोड है, एक तो Cu2+ से Cu एंड अनदर वन इज Cu+ से Cu। इन दो इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपने को गिवन है Cu2+ से Cu का, और एक इलेक्ट्रोड है Cu+ से Cu। और अपने से Cu2+ से Cu+ इस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है। तो ये बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, जिसमें कि ये जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड का डेल्टा जी नोड लिख लो। लेट्स से इस इलेक्ट्रोड का डेल्टा जी नोड डेल्टा जी1 नोड है, विच कैन बी रिटन एज -NFe, वेयर n इज 2, जो कि चार्ज बैलेंस करने से आ जाएगा कि दो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर होने चाहिए, तभी इधर चार्ज 0 और इधर भी चार्ज 0। तो 2F, और इसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो अपने को 0.34 रखा है। ऐसे ये जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो अपने को 0.522 गिवन है। तो -n, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन दिस इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज 1 × F × 0.522। ये जो डिजायर्ड इलेक्ट्रोड है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपने को रिक्वायर्ड है, इसको भी बैलेंस करें तो यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दो, चार्ज बैलेंस हो जाएगा। इसकी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को डेल्टा जी नोड मान लो, तो इज इक्वल टू -1 × F × लेट्स से इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नोड है। अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक्चुअल में इन दो से या इन दो रिएक्शन से तुम्हें ये रिएक्शन ऑब्टेन करनी है। ये तुम इन दो रिएक्शन से इस रिएक्शन को ऑब्टेन कर लोगे तो एक्चुअल में जाओ इन तीनों के डेल्टा जी नोड में रिलेशन आ जाएगा। इन दो का डेल्टा जी नोड पता है, इसका डेल्टा जी नोड आ जाएगा, और इसके डेल्टा जी नोड से क्या आ जाएगा, ई नोड। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक्चुअल में जो है वो ये जो सेकंड वाली रिएक्शन है इसको रिवर्स कर दें, इस सेकंड वाली रिएक्शन को रिवर्स करके इसमें ऐड कर दें, तो ये रिएक्शन ऑब्टेन हो जाएगी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इसका जो डेल्टा जी नोड है, इसका जो डेल्टा जी नोड है, इट कैन बी रिटन एज डेल्टा जी1 नोड माइनस डेल्टा जी2 नोड। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो सेकंड वाली रिएक्शन है उसको तुमने रिवर्स किया है, तो रिवर्स करने पे किसी भी रिएक्शन का डेल्टा जी माइनस हो जाता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इसका जो डेल्टा जी2 नोड है वो माइनस डेल्टा जी2 नोड हो जाएगा। फिर दोनों को ऐड करोगे तो दोनों के डेल्टा जी ऐड हो जाएगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि -F E नोड इज इक्वल टू -0.68 F एंड +0.522 F। F सब जगह से कैंसिल हो जाएगा। ई नोड की जो वैल्यू है वो 0.68 -0.522 आ जाएगी, ठीक है। और एक्चुअल में जहाँ इसको तुम सब्ट्रैक्ट करो तो जो वैल्यू है वो 0.158 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन 2 में अपने को गिवन है, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेटलर्जी से, जिसमें आपने से ये पूछा है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन इज। तो जो आयरन की मेटलर्जी है उसमें तुमने देखा होगा कि एक्चुअल में जो ब्लास्ट फर्नेस है, जिसमें कि रिडक्शन स्टेप के बाद जो अपने को आयरन मिलता है उसको अपन पिग आयरन बोलते हैं। ये जो पिग आयरन है वो एक्चुअल में आयरन का सबसे इम्प्योर फॉर्म है। देन इस पिग आयरन को स्क्रैप्स के साथ वापस रीमेल्ट करके जो आयरन बनता है उसको कास्ट आयरन बोलते हैं। इसकी जो प्योरिटी वो पिग आयरन से हल्की सी बढ़ जाती है। देन कास्ट आयरन से वाया बेसमराइजेशन, वाया सीमन मार्टिन प्रोसेस अपन स्टील का फॉर्मेशन करते हैं, और वो जो स्टील होता है वो थोड़ा सा इस कास्ट आयरन से ज़्यादा प्योर होता है। जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है आयरन का वो एक्चुअल में जहाँ वो रोट आयरन होता है। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, जिसमें कि अपन ऐसे देख सकते हैं कि जो पहला ऑप्शन है, जो फर्स्ट ऑप्शन है, उसी में रोट आयरन है, विच इज करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में अपने से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछे हैं विच आर एसोसिएटेड विथ क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 5 एंड ms इक्वल्स टू +12। तो n इक्वल्स टू 5 यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है तो l की जो है वो 5 वैल्यूज पॉसिबल हो जाएंगी, या l की जो है वो जो वैल्यूज पॉसिबल होंगी वो 0 to n-1 हो जाएंगी, दैट इज 0 1 2 3 4। तो जब l इक्वल्स टू 0 होगा तो m की एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी, या m की जो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं वो -L2 + L होती हैं।
तो जो m की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। अब m की एक ही वैल्यू पॉसिबल है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इसके करस्पॉन्डिंग एक ही ऑर्बिटल होगा विच इज 5s। फिर l इक्वल्स टू 1 पे m की 3 वैल्यूज पॉसिबल होंगी, -1, 0 एंड 1। तो ये जो 3 वैल्यूज हैं वो 3 ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करेंगी विच आर 5px, 5py एंड 5pz। फिर जब l इक्वल्स टू 2 होगा तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि m की 5 वैल्यूज पॉसिबल होंगी, -2, -1, 0, 1 एंड 2। एंड फॉर ईच वैल्यू ऑफ m देयर विल बी 1 ऑर्बिटल। या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये जो है वो 5d वाले 5 ऑर्बिटल्स होंगे। फिर l इक्वल्स टू 3 है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि m की टोटल जो है वो 7 वैल्यूज पॉसिबल हो जाएंगी, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो है मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 5f ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये एक ऑर्बिटल हो गया, ऐसे जो है वो 3 ऑर्बिटल्स हो गए, ऐसे जो है वो 5 ऑर्बिटल्स हो गए और ऐसे जो है वो 7 ऑर्बिटल्स हो गए। फिर l इक्वल्स टू 4 के करस्पॉन्डिंग मैं ऐसे बोल सकता हूँ m की जो है वो 9 वैल्यूज पॉसिबल हो जाएंगी, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो इन ऑर्बिटल्स को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि दीज आर कॉल्ड 5g ऑर्बिटल्स, या ऐसे टोटल जो है वो 9 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि n इक्वल्स टू 5 के करस्पॉन्डिंगली 1, 3, 4, 5, 9 प्लस 7, 16 प्लस 9 टोटल जो है वो 25 ऑर्बिटल्स ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए n की वैल्यू क्या पॉसिबल होगी, 5। अब इसमें एक और है कि ms इक्वल्स टू प्लस हाफ होना चाहिए, लेकिन मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो 5s में एक ऑर्बिटल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उनमें से डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ हो जाएगा, एक के लिए माइनस हाफ हो जाएगा। ऐसे ये जो 3 ऑर्बिटल है इनमें भी जो इलेक्ट्रॉन आएंगे इनके लिए जो है वो जो ms है उसकी वैल्यू प्लस हाफ हो जाएगी। ऐसे ही इनमें भी जो भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स के लिए प्लस हाफ हो जाएगा, कुछ के लिए माइनस हाफ हो जाएगा। तो अपने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछे, अपने से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछे जिनके लिए n की वैल्यू 5 एंड ms की वैल्यू प्लस हाफ हो। तो ये जो टोटल 25 ऑर्बिटल्स हैं इन सब के लिए या इन सब में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए n इक्वल्स टू 5 एंड ms इक्वल्स टू प्लस हाफ हो सकता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से अपने को 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे CS2 और एसीटोन के वेपर प्रेशर गिवन है। जो CS2 का वेपर प्रेशर है वो 512 mm of Hg है और जो एसीटोन है उसका जो वेपर प्रेशर है वो 344 mm of Hg। फिर अपने से ये कहा कि CS2 का एक जो सॉल्यूशन है एसीटोन में उसका जो वेपर प्रेशर है वो 600 है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ लेट्स से P टोटल ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 600। और अपने से पूछा है कि सॉल्यूशन के लिए कुछ 4 स्टेटमेंट्स गिवन है जिनमें से कौन सा फॉल्स है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ यदि इन दो वोलेटाइल लिक्विड्स के मिक्सचर का सॉल्यूशन बनेगा तो उसका जो P टोटल होगा इट कैन बी रिटन एज P नोड ऑफ CS2 इंटू X ऑफ CS2 प्लस P नोड ऑफ एसीटोन इंटू X ऑफ एसीटोन। तो एक्चुअल में ये जो P टोटल है वो CS2 और एसीटोन के जो वेपर प्रेशर्स हैं उनका वेटेड एवरेज है। एक्चुअल में इन दो क्वांटिटीज का जो वेटेड एवरेज है 344 एंड 512 वो कभी भी जो हाईएस्ट क्वांटिटी है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी जो है उसने ऐसा कहा है कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो अपने को 600 mm ऑफ Hg ऑब्जर्व हुआ। तो ऐसा तभी हो सकता है जब ये सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता हो। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि P टोटल एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व इज ग्रेटर देन P टोटल थ्योरेटिकल। P टोटल थ्योरेटिकल का मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कैलकुलेटेड फ्रॉम राउल्स लॉ।
तो देखो ऐसा तभी हो सकता है जब जो CH2 है और जो एसीटोन है एक्चुअल में मैं ऐसे बोल सकता हूं इन दोनों को मिक्स करोगे तो ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में ये जो CH2 और एसीटोन है, इनके बीच के जो इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो जो यहां थे CH2 और एसीटोन के बीच में, उनसे भी वीक हो जाएं। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस इन बिटवीन CH2 एंड एसीटोन आर वीकर देन अट्रैक्टिव फोर्सेस इन बिटवीन CH2 एंड एसीटोन। और यदि ऐसा हो गया तो यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन होगा, जो CH2 और एसीटोन का मिक्सचर होगा, इसमें से CH2 और एसीटोन का एस्केप होना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच के जो अट्रैक्शंस हैं वो वीक हो गए। और यदि इनका एस्केप होना ज़्यादा इजी हो जाएगा, ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड से वेपर में जाएंगे, तो डेफिनेटली जो है इसका जो वेपर प्रेशर है, जो अपन नॉर्मल राउल्ट लॉ से एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे ज़्यादा आएगा। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि एक्चुअल में जहाँ वो ये जो सोल्यूशन है वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है राउल्ट लॉ से। ठीक है, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है, जो P टोटल एक्सपेरिमेंटल है, वो P टोटल थ्योरेटिकल से कम आता है तो उसको नेगेटिव डेविएशन बोल देते हैं, ज्यादा आता है तो उसको पॉजिटिव डेविएशन बोल देते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि तुम्हारे पास मान लो यदि 100 ml CH2 है और 100 ml एसीटोन है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इन दोनों को मिक्स करो तो आइडियली स्पीकिंग जो फाइनल सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम 200 ml होना चाहिए, लेकिन ये राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, इसलिए मैं ऐसे बोल सकता हूं कि डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव होगा। डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव होने का मतलब है कि जो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो इन दोनों के सम से भी ज्यादा होगा, 200 से भी ज्यादा होगा। वो तुम ऐसे समझ भी सकते हो कि एक्चुअल में जो इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है CH2 और एसीटोन के बीच में, ये रिलेटिवली वीकर हो गए, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, और पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हो जाएंगे तो ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे वो रिलेटिवली ज्यादा हो जाएगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एक्चुअल में जो है वो इनकरेक्ट है, और अपने से इनकरेक्ट ही पूछा है तो फर्स्ट ही अपना आंसर हो गया। लेकिन अपन सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। सेकंड, राउल्ट्स लॉ इज नॉट ओबेड, व्हिच इज quite obvious. CH2 and acetone are less attracted to each other than to themselves. ये भी अपने डिस्कस कर लिया। Heat must be absorbed in order to produce this solution at 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग भी ग्रेटर देन 0 होता है। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है, तो इनको ब्रेक करना है, और ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं ये जो कि रिलेटिवली वीकर हैं वो फॉर्म होंगे, क्योंकि इसी से सॉल्यूशन बनेगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है, इनको अपने को ब्रेक करना होगा, तो अपने को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें रिलेटिवली वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो फॉर्म होंगे, जिससे कि कम एनर्जी रिलीज होगी, तो नेट नेट ये प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो डी ऑप्शन भी जो है वो, या फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो एक्चुअल में फर्स्ट स्टेटमेंट है वही जो है वो इनकरेक्ट है, वही फॉल्स है, और वही अपना करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में एक कंपाउंड गिवन है अपने को हेक्स 3 वाइनल, जिसका स्ट्रक्चर IPC नेम से अपन बना सकते हैं। 6 कार्बन का चेन है, 1 2 3 4 5 6, और Al है तो मैं बोल सकता हूँ एल्डिहाइड है, तो CHO, और थर्ड पोजीशन पे जहाँ वो आयन है तो 1 2 3, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा। ये जो है वो एक्सटेंडेड ऑर्गेनिक एक्वेशन है जिसमें खूब सारे रिएजेंट्स हैं। सबसे पहले जहाँ इसकी रिएक्शन NaBH4 से करवाई गई है। NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि इस एल्डिहाइड को जहाँ वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, और NaBH4 डेफिनेटली जहाँ वो ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। फिर जो नेक्स्ट है वो PBr3 है। PBr3 अल्कोहल के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, जिससे कि एक्चुअल में जो वो OH सब्स्टिट्यूट होके Br आ जाता है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से सिंपल ब्रोमाइड बन जाएगा, CH2Br।
नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें Mg ईथर है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये सिंपल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के फॉर्मेशन की रिएक्शन है, तो यहाँ से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा CC ट्रिपल बॉन्ड CH2 MgBr। अब ये जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें CO2 और H3O प्लस यूज़ किया है, CO2 देन H3O प्लस। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो दो काम कर सकता है, इट कैन एक्ट एज ए बेस एंड इट कैन ऑल्सो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये CO2 जो है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोफाइल है, जिसमें कि इस कार्बन पे डेल्टा प्लस है, क्योंकि इससे जो है वो दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स अटैच्ड हैं। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो एक्चुअल में जो है वो इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड जो है वो इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं जो है वो ये बना सकता हूँ कि C ट्रिपल बॉन्ड CH2 COO माइनस, और फर्दर जो है वो इसका एसिडिफिकेशन है, H प्लस जो है वो ये O माइनस ले लेगा, इससे जो है वो अपने को एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड है। ये जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से देखें तो केवल और केवल सेकंड ऑप्शन ही ऐसा है जो अपने इस प्रोडक्ट को मैच करेगा। इनफैक्ट तुम ऑप्शन से देख सकते हो कि सेकंड ऑप्शन में ही केवल ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वाटर की हार्डनेस से रिलेटेड है, जिसमें कि वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए जो दो मेथड होते हैं, जियोलाइट और सिंथेटिक रेजिन मेथड, उनका कंपैरिजन करवाया हुआ है। जो जियोलाइट हैं वो एक्चुअल में जहाँ वो 3D सिलिकेट जिनका जनरल फॉर्मूला SiO2 होता है, इनमें कुछ सिलिकॉन एटम्स को अपन यदि एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर दें तो जियोलाइट्स मिल जाते हैं। जैसे जनरल फॉर्मूला यदि ऐसा है तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि Si2O4 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि अपने को कुछ सिलिकॉन एटम्स को एल्यूमिनियम से रिप्लेस करना है। तो लेट्स से मान लो सपोज मेरे पास Si2O4 है, इसमें एक सिलिकॉन को मैंने एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर दिया तो एल्यूमिनियम Si O4 हो जाएगा। लेकिन एक सिलिकॉन पे +4 चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे जो वो -2 चार्ज होता है, तो तुम एक सिलिकॉन की जगह एल्यूमिनियम लाओगे तो ये जो स्पीसी जनरेट होगी उस पर नेट -1 हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो जियोलाइट होते हैं उनको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि दीज आर हाइड्रेटेड 3D एल्यूमिनोसिलिकेट्स। एल्यूमिनोसिलिकेट जिसमें कि एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन ये सब हो। इसको नॉर्मली जो है फॉर सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी ऐसे कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो नेगेटिव है इसको लेट से जो है वो अपन यदि सोडियम से बैलेंस कर दें और ये जो पूरा स्पीसी है उसको अपन NaZ लिख दें, ठीक है, वेयर Z इज जियोलाइट, और यही जियोलाइट है AlSiO4 माइनस। ये जो NaZ है ये जो वाटर है हार्ड वाटर उसमें प्रेजेंट M2 प्लस, वेयर M स्टैंड्स फॉर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इन आइंस को अपने सोडियम आयन के साथ एक्सचेंज कर देता है और ऐसा सा कुछ बन जाता है M2 प्लस एंड Z माइनस से एक स्पीसी बन जाती है MZ2 प्लस, यहाँ पे बैलेंस कर दो 2 Na प्लस आ जाए, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हार्ड वाटर में जो Ca2 प्लस और Mg2 प्लस थे वो इस जियोलाइट के Na प्लस से रिप्लेस हो जाएंगे। जो हार्ड वाटर है उसमें से Ca2 प्लस और Mg2 प्लस गायब हो जाएंगे, उनको ये जो जियोलाइट है वो एक्चुअल में एब्जॉर्ब कर लेता है और ये Na प्लस अपने वाटर में आ जाएंगे, और वाटर में Na प्लस की प्रेजेंस यदि हो तो वो हार्ड नहीं रहेगा। ऐसे ही एक सिंथेटिक रेजिन मेथड होता है। एक्चुअल में जो रेजिन होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक एसिडिक रेजिन एंड अनदर वन इज बेसिक रेजिन। जो एसिडिक रेजिन है वो एक्चुअल में RSO3H टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, जहाँ पे R एक बहुत बड़ा सा ऑर्गेनिक ग्रुप है, बहुत बड़ा सा जो है वो कार्बन चेन है। सेम बेसिक रेजिन जो है वो ऐसे सी कुछ होती हैं RNH3+OH-। तो ये जो RSO3H ये जो रेजिन है अपनी, ये रेजिन जो है वो वाटर में प्रेजेंट M2 प्लस, वाटर में प्रेजेंट M2 प्लस अगेन स्टैंड्स फॉर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, उनके साथ जो है वो एक्चुअल में अपने H प्लस को एक्सचेंज कर लेती हैं, प्लस 2H प्लस, इसको बैलेंस कर दो यहाँ पे 2 आ जाएगा।
तो अगेन मैं ऐसे बोल सकता हूं कि हार्ड वाटर में यदि Ca2+ और Mg2+ है तो ये जो रेजिन है वो इन M2+ को अपने साथ ले लेती हैं और जो अपना वाटर सैंपल है उसमें H+ को भेज देती हैं। तो ऐसा होने से वाटर में जो है वो M2+ नहीं रहेंगे और वाटर में जो है वो H+ आ जाएंगे। H+ होने से जो वाटर है वो एसिडिक हो सकता है लेकिन अभी भी वाटर सॉफ्ट रहेगा। इसके अलावा ये जो रेजिन है वो एक्चुअल में जो है मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इस M2+ आइंस को लेके RSO3 का होल ट्वाइस M में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये जो वाटर की हार्डनेस रिमूव होने के बाद रेजिन इस कंपाउंड में कन्वर्ट हुई है। इस कंपाउंड को वापस HCl के साथ ट्रीट करने पर अपने को रेजिन रीजनरेट हो जाती है, ठीक है, प्लस MCl2। इसके अलावा मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एक्चुअल में यदि बेसिक रेजिन है तो जैसे एसिडिक रेजिन वाटर में प्रेजेंट कैटाइंस को रिप्लेस कर देती है, वैसे बेसिक रेजिन वाटर में प्रेजेंट Cl-, SO4 2- इन सब आयंस को भी जो है वो OH- से रिप्लेस कर सकती है। RNH3+, Cl- सल्फेट होता तो इसका होल ट्वाइस हो जाता है ना, प्लस समझा OH-। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एक्चुअल में ये जो सिंथेटिक रेजिन मेथड है ये एक्चुअल में वाटर में प्रेजेंट कैटाइंस और एनाइंस दोनों को ही एक्सचेंज कर सकता है, जबकि जो जियोलाइट मेथड है वो केवल और केवल कैटाइंस को एक्सचेंज कर पाएगा। अब यदि इन स्टेटमेंट्स को अपन देखें तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि सिंथेटिक रेजिन मेथड इज लेस एफिशिएंट एज इट कैन नॉट बी रीजनरेटेड। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एक्चुअल में जो अपन ने देखा कि सिंथेटिक रेजिन मेथड में उस रेजिन को वापस अपन इस रिएक्शन से क्या कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। फिर बी वाला ऑप्शन है मोर एफिशिएंट एज इट कैन एक्सचेंज बोथ कैटाइन एज वेल एज एनाइन। वो भी ट्रू है, रेजिन एसिडिक हो तो वो कैटाइन एक्सचेंज कर देगा और रेजिन बेसिक हो तो वो एनाइन एक्सचेंज कर देगा। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी और डी को भी देख सकते हो। सी जो है वो मोर एफिशिएंट एज इट कैन exchange only cation, which is incorrect. Less efficient as it exchange only anions, which is also incorrect, क्योंकि ये दोनों आइंस को ही क्या करता है, एक्सचेंज करता है। इसलिए जो है मैं कह सकता हूँ कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में अपने से जो है वो 3 नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस हैं, इनके पीकेबी का ऑर्डर पूछा है। जो फर्स्ट बेस है which is denoted by A is NH2 CH double bond NH2. Second जो base है which is denoted by B is a cyclic compound. And third जो base है which is denoted by C is this one. ठीक है। अब देखो ये जो बेस है, इस बेस में एक्चुअल में जो है वो लॉन पेयर इस नाइट्रोजन पे भी है और लॉन पेयर जो है वो इस नाइट्रोजन पे भी है। अब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एक्चुअल में ये जो लॉन पेयर है वो रेजोनेंस में नहीं है, लेकिन ये जो लॉन पेयर है वो एक्चुअल में रेजोनेंस में है। तो तुम ऐसे देख सकते हो कि इस नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट या प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट ऑफ NH2 या ड्यू टू रेजोनेंस NH2 इस नाइट्रोजन पे जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि एक्चुअल में इन दोनों में से ये नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक होगा। ऐसे ही ये जो केस है वो एक स्पेशल केस टाइप है, जैसा कि तुमने जो वो अपने GOC में पढ़ा होगा, एक बेस होता है नाइट्रोजीनियस विच इज कॉल्ड गुआनिडीन, वैसा सा कुछ है। इसमें भी तुम ऐसे कह सकते हो कि एक्चुअल में इस नाइट्रोजन के पास भी एक लॉन पेयर है, लॉन पेयर इस नाइट्रोजन के पास भी है और लॉन पेयर इस नाइट्रोजन के पास भी है। लेकिन इस नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है वो रेजोनेंस में नहीं है, ये लोकलाइज लॉन पेयर है, जबकि ये जो दोनों लॉन पेयर हैं वो डी लोकलाइज है। इसके साथ ये रेजोनेंस कर सकता है, ये इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जैसे यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक NH2 ग्रुप इंक्रीज कर रहा था, वैसे यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करने वाले 2 NH2 टाइप ग्रुप्स हैं। तो मैं ऐसे कह सकता हूं जैसे इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए एक NH2
ग्रुप का प्लस एम लग रहा था या एक NH2 ग्रुप इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा था, वैसे यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करने में इन दो NH2 जैसे ग्रुप्स का कंट्रीब्यूशन है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं ए और बी में से बी वाला ये जो नाइट्रोजन है इस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, बी जो है वो ज्यादा बेसिक होगा, तो बी इज मोर बेसिक देन ए। ऐसे ही जो सी वाला ऑप्शन है, सी वाले ऑप्शन में ये जो लॉन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, इन दोनों CH3 का इधर से प्लस आई लग रहा है, और मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एक्चुअल में यदि इस ए और सी को कंपेयर करें तो एक्चुअल में ए में भी लॉन पेयर लोकलाइज्ड है, सी में भी लॉन पेयर लोकलाइज्ड है, लेकिन ए में जो अच्छी बात है वो ये है कि NH2 का प्लस एम जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करने में केवल और केवल इनके इंडक्टिव इफेक्ट का रोल है। और अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो रेजोनेंस है, मेसोमेरिक इफेक्ट है, वो इंडक्टिव इफेक्ट से बहुत डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सी जो है वो एक्चुअल में ए से भी कम बेसिक होगा, तो ये ऑर्डर ऑफ KB हो जाएगा, दिस इज ऑर्डर ऑफ KB या दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। और अपने से जो है PKB का ऑर्डर पूछा है, तो PKB का जो ऑर्डर है वो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, बिकॉज PKB इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग KB। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि B ग्रेटर देन A एंड ग्रेटर देन C, दिस इज द ऑर्डर ऑफ PKB। और ये जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से तुम देख सकते हो कि फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, जिसमें कि अपने को एक कॉम्प्लेक्स गिवन है और इसका IPSC नेम पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये कॉम्प्लेक्स है PTNH3 का होल ट्वाइस Cl NH2 CH3 Cl। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो कॉम्प्लेक्स है उसमें पहले अपन इस सेंट्रल एटम पे चार्ज निकाल लेते हैं। क्लोरीन पे -1 है तो इस पूरे पे +1 होगा। PT पे X मान लो, जो क्लोरीन है, क्लोराइड आयन है, उस पे -1 है, बाकी NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, CH3NH2 ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, तो X -1 + 0 + 0 इज इक्वल टू +1, दिस इम्प्लाइज X इक्वल टू +2। तो ये जो प्लेटिनम है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। देन अपने पास 3 लिगेंड है, अमोनिया, क्लोराइड और ये मेथाइलअमीन, ठीक है, या मेथेनअमीन जो भी बोलें इसको। एक्चुअल में अपने को सबसे पहले जो वो लिगेंड्स के नाम लिखने इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो ये जो अमोनिया है उसको एमीन बोलेंगे, इसका नंबर जो है वो डाई है, हालांकि डाई, ट्राई इन सब को जो है अल्फ़ाबेटिकल प्रायोरिटी डिसाइड करने में नहीं अकाउंट में लेते, तो यहाँ पे जो है मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि डाई अमीन, फिर जहाँ वो क्लोरीन क्लोराइड हो, एंड देन NH2CH3 ये जो लिगेंड है इसको मेथेनअमीन लिख सकते हैं, ठीक है। मेथेनअमीन का M जो है बाद में आता है, क्लोराइडो का C पहले आता है, इसलिए इसको अपन ने पहले लिख दिया। देन लिगेंड्स के नाम लिखने के बाद जो है वो मेटल एटम या मेटल आयन का नाम विच इज़ प्लेटिनम। और वैसे मेटल एटम के नेम के एंड में जो है वो 8 वगैरह भी ऐड करते हैं, यदि ये जो मेटल एटम है वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स का पार्ट होता है, तो लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है वो कैटायनिक है, तो इसका नाम एज इट इज़ लिख देंगे, और ब्रैकेट में जो है वो रोमन लेटर्स में इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और देन जो है वो एनाइन का नाम, और ये जो एनाइन है वो क्लोराइड हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शंस, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में अपने से 3 जो मॉलिक्यूल हैं उनके डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर पूछा है, CCl4, CH4 एंड CHCl3। जो CCl4 है उसमें सेंट्रल एटम जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, तो ऐसा सा इसका कुछ शेप होगा, 2 बॉन्ड यदि एक प्लेन में है तो एक बॉन्ड जो है वो प्लेन के अंदर की तरफ और एक प्लेन के बाहर की तरफ। एक रेगुलर टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर होती है जिसमें कि चारों जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं, उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 आ जाता है। वो अपन ऐसे कह सकते हैं कि ये जो दोनों बॉन्ड हैं इनके जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर हैं उनकी डायरेक्शन ऐसे से कुछ होगी, ठीक है, और इसमें भी जो डाइपोल मोमेंट है इस बॉन्ड का उसकी डायरेक्शन भी इधर होगी और इसकी डायरेक्शन भी इधर होगी। तो इन दोनों बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट का जो रिजल्टेंट आएगा और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और ओवरऑल जो है वो इस मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
ऐसे ही एग्जैक्टली इसको और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली जैसे CCl4 का 0 है वैसा का वैसा CH4 का भी 0 हो जाएगा। ये भी सिमेट्रिकल कंपाउंड है। जैसा कि तुमने पढ़ा है जितने भी सिमेट्रिकल कंपाउंड्स होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? 0। और मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जब इन दोनों का डाइपोल मोमेंट 0 हो गया और अपने को पता है कि जो CHCl3 है इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो तुम ऐसे बोल सकते हो इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है तो इसका डाइपोल मोमेंट इन दोनों से तो ज़्यादा ही होगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ CCl4 और CH4 का तो इक्वल हो जाएगा और जो CHCl3 है क्लोरोफॉर्म है उसका डाइपोल मोमेंट इन दोनों से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इन ऑप्शंस को देख के अपन ऐसे कह सकते हैं कि फर्स्ट हो। इस क्वेश्चन में अपने से ये पूछा है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन गिवन है उनमें से किसकी जो रेडियस है वो सिल्वर के सबसे क्लोजेस्ट है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सिल्वर कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे निकिल है, निकिल के बाद कॉपर है, कॉपर के बाद जिंक है। ये सब 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं। फिर 4D सीरीज़ और फिर जहाँ वो 5D सीरीज़। तो निकिल के जस्ट नीचे पैलेडियम आता है, फिर प्लेटिनम आता है। Cu के जस्ट नीचे सिल्वर और ये गोल्ड। Zn के जस्ट नीचे Cd, कैडमियम एंड मरकरी। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जनरली पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाने पे जो रेडियस है वो इंक्रीज करती है, लेकिन जो 4D और 5D वाले एलिमेंट्स हैं जैसे Ag, Au, Cd, Hg, Pd, Pt, इनकी रेडियस अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट इक्वल सी होती है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सिक्वेंस होता है कि ये जो Ag, Au, Cd, Hg, Pd, Pt या 4D और 5D वाले एलिमेंट्स हैं उनकी रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल सी होती है और टॉप टू बॉटम जाने पे रेडियस इंक्रीज होती है। तो ऐसा होना चाहिए था कि Ag से ज़्यादा Au की होनी चाहिए थी, Cd से ज़्यादा Hg की होनी चाहिए थी, लेकिन इनकी रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल सी होती है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि Ag की जो रेडियस है सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट जो है वो एक्चुअल में गोल्ड के होगी। तो गोल्ड जो है वो अपने लिए फोर्थ ऑप्शन है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को 2 रिएजेंट गिवन है और ये जो रिएजेंट है वो आपस में रिएक्ट करके कोई कंपाउंड X बनाते हैं और अपने से ये पूछा है कि X इज यूज्ड, ठीक है, और कुछ गिवन 3-4 ऑप्शंस हैं उनमें से चूज करना है कि X को उनमें से किस में यूज कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट कंपाउंड है वो ये, इसकी जो रिएक्शन है वो इस कंपाउंड से करवा रहे हैं। और यहाँ से कुछ X मिल रहा है और उस X के यूजेस के बारे में अपने से बात की। तो एक्चुअल में ये जो रिएक्शन है वो डाइएजो कपलिंग है। ये जो आयन है इसको अपन डाइएजोनियम क्लोराइड बोल सकते हैं विच इज पैरा सब्स्टिट्यूटेड। और ये जो डाइएजोनियम आयन है ये डाइएजो कपलिंग में इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ये एक एरोमेटिक रिंग है जो कि इस नाइट्रोजन के +M से एक्टिवेटेड होगी। तो ये जो है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन शो कर सकती है। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यहाँ पे पैरा पे जो है वो इसके अटैक करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो एक्चुअल में यहाँ पे H को सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो इसको अपन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और वैसे ही इस कॉमन रिएक्शंस को या इस टाइप की रिएक्शंस को डाइएजो कपलिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा सा होगा कि ये जो है इसके पैरा पे ये ऐसे बन जुड़ जाएगा। SO3- Na+। ये जो स्पीसी है इस स्पीसी को मिथाइल ऑरेंज बोलते हैं। और आपको पता होगा आयनिक इक्विलिब्रियम से या टाइट्रेशंस वाले चैप्टर से कि ये जो मिथाइल ऑरेंज है वो एक स्पेशल टाइप का इंडिकेटर होता है जिसको अपन एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस में एंड पॉइंट के डिटेक्शन में काम में लेते हैं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से जो 4th ऑप्शन है वो अकॉर्डिंग टू दिस सेट ऑफ रिएक्शंस करेक्ट हो जाएंगे। तो 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में
अपने को कुछ इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस गिवन है जिनकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर अपने से पूछा है। तो 3 टाइप के इंटरआयनिक फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वन इज आयन आयन, अनदर वन इज आयन डाइपोल एंड लास्ट वन इज डाइपोल डाइपोल। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि लेट से जहां वो एक आयन है A+ और एक आयन है B-, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे एक आयन A+ ले सकता हूँ और लेट से जहाँ वो एक डाइपोल है, तो डाइपोल लेट से जहाँ वो A और B के बीच में है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ उसके इस वाले पोल पे, जैसे इस पे डेल्टा- होगा, इस पे डेल्टा+ होगा। फिर जहाँ वो एक डाइपोल डाइपोल है, लेट से जहाँ वो डाइपोल AB ले लेते हैं। ये जो डाइपोल है उस पे डेल्टा+, डेल्टा-, डेल्टा+, डेल्टा-। जैसे तुम देख सकते हो कि जो आयन आयन इंटरेक्शन है उसमें ये जो आयन है उस पर +1 चार्ज है और इस पे -1 चार्ज है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ यहाँ पे चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो +1 और -1 है। लेकिन यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर चार्ज है इस पे तो +1 है, लेकिन इस चार्ज के साथ जो अट्रैक्शन है उसमें ये जो चार्ज स्पीसी होगी एक्चुअल में इस पे -1 से काफ़ी कम चार्ज होगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ जो +1 और -1 के बीच में अट्रैक्शन होगा उससे थोड़ा कम अट्रैक्शन +1, और ये जो है वो -1 से छोटा है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज इस चार्ज की वैल्यू जो है इस चार्ज से कम हो जाएगी। और यहाँ पे तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक्चुअल में ये जो +1 था इसके कंपैरिजन में भी ये जो डेल्टा+ है वो छोटा होगा, और ये जो -1 था इसके कंपैरिजन में भी ये जो डेल्टा- है वो छोटा होगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ सिंपल अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ, सिंपल K(Q1 Q2/R²) इससे कि एक्चुअल में जहाँ वो इन दोनों के बीच में जहाँ वो अट्रैक्शन सबसे कम होगा, तो जो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ आ जाएगा वो आयन आयन अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन आयन डाइपोल and ion dipole is greater than dipole dipole। तो मैं बोल सकता हूँ इन ऑप्शंस को देख के कि ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से, जिसमें कि एक साइड में जहाँ हो तो मैं कुछ विटामिन्स की लिस्ट गिवन है और दूसरे साइड में जहाँ हो एक्चुअल में उन विटामिन्स की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती हैं उनके नेम्स हैं। क्वेश्चन सिंपल है, आपको जहाँ हो एक्चुअल में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को मगअप करना है। यदि आपने जहाँ उसको नहीं मगअप किया तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट लास्ट ईयर से जैसे ही JEE मेन ऑनलाइन हुआ है उसके बाद कुछ ऐसा सा ट्रेंड है कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ऐसे चैप्टर्स जिनसे बच्चे दूर भागते हैं उनसे जहाँ हर पेपर में जहाँ वो एक्चुअल में 1, 2 है ना। लास्ट ईयर तो एक्चुअल में जहाँ कुछ पेपर्स में 2-3 क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। तो ये जो विटामिन्स हैं एक्चुअल में जहाँ मैं बता देता हूँ कि एक कंपाउंड है थायामीन, दिस इज विटामिन B1, दिस इज विटामिन B1, और जिसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होता है वो बेरी, ठीक है। फिर एक कंपाउंड है राइबोफ्लेविन जो कि विटामिन B2 है, और इसकी डेफिशिएंसी से एक्चुअल में कैलोसिस ये डिजीज होता है। एक्चुअल में इनकी स्पेलिंग, इनके नाम एकदम डॉक्टर वाले से हैं, जैसे डॉक्टर कभी पूरी स्पेलिंग थोड़ी लिखता है। फिर जहाँ वो एक पायरोडॉक्सिन है जिसको अपन विटामिन B3 बोलते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से कन्वर्जेंस हो जाता है। और फिर जहाँ वो एक ज़्यादा फेमस कंपाउंड है एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि एक्चुअल में जहाँ विटामिन C है, और इसकी डेफिशिएंसी से जो है वो स्कर्वी हो जाता है। तो ये जो विटामिन हैं इनकी डेफिशिएंसी से होने वाली ये जो डिजीज़ हैं इनको मैच करके तुम देख सकते हो गिवन ऑप्शंस में एक्चुअल में जहाँ फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने से ये पूछा है कि क्लोरीन जो है वो हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करके 2 कंपाउंड्स फॉर्म करती है X एंड Y। तो क्लोरीन की हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ जो रिएक्शन है वो एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। एक्चुअल में बहुत फेमस रिएक्शन है। तुम यहाँ पे डाइल्यूट NaOH, कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH लोगे तो प्रोडक्ट्स अलग होंगे, एंड हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लोगे तो प्रोडक्ट अलग होंगे। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो NaCl प्लस NaClO3 और प्लस H2।
ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तुम इसको बैलेंस भी कर सकते हो, लेकिन बैलेंसिंग की अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अपने से ऐसे पूछा है कि x और y, इनफैक्ट वैसे H2O को भी एज ए प्रोडक्ट माने तो x y z बोल सकते हो। अब ये x और y को आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्टेटमेंट गिवन है कि प्रोडक्ट x गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ AgNO3, तो AgNO3 के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट NaCl दे सकता है इन फॉर्म ऑफ AgCl। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये तो अपना कंपाउंड x हो गया। और फिर तुमसे पूछा है कि कंपाउंड y में एवरेज क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि यदि इसको y एज्यूम करता तो डेफिनेटली जो है उसमें क्लोरीन है ही नहीं, तो डेफिनेटली y यही। तो जो NaClO3 है उसका ये जो एनाइन है ClO3 माइनस, इसकी ऐसी सी कुछ स्ट्रक्चर होती है Cl डबल बॉन्ड O O माइनस और एक लॉन पेयर। इसमें एवरेज क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर तुमसे पूछा है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इसकी कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन ऐसे बना सकते हैं कि एक्चुअल में जहाँ वो यहाँ पे Cl डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी बना सकते हैं कि फर्दर ये इधर आ जाए। तो एक्चुअल में ये जो ClO3 माइनस है, ये जो ClO3 माइनस है, इसमें ये जो दो पाई बॉन्ड है, ये जो दो पाई बॉन्ड है वो ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में इन दोनों क्लोरीन ऑक्सीजन एटम्स के बीच में फिक्स्ड है। कभी इन दो के बीच में पाई बॉन्ड है, कभी जहाँ वो एक्चुअल में ऐसे मान लो कि इसको मैं फर्स्ट बोलूँ, इसको सेकंड और इसको थर्ड बोलूँ, तो कभी पाई बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड के बीच में, कभी ये जो पाई बॉन्ड है वो फर्स्ट और थर्ड के बीच में, और कभी सेकंड और थर्ड के बीच में। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक्चुअल में ये जो दोनों पाई बॉन्ड है वो 3 जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस क्लोरीन और कोई भी ऑक्सीजन में एक बॉन्ड तो है, और ये जो 2 बॉन्ड है वो एक्चुअल में तीनों जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये जो 2 बॉन्ड है वो 3 जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक जगह 2/3 पार्ट उसका आ जाएगा। तो जो क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर है उसकी जो वैल्यू है वो 1 + 2/3 विच इज 5/3 एंड विच कैन बी रिटन एज 1.6666 और 1.67। एंड आई थिंक डेफिनेटली जो है वो NTA ऐसा आंसर देगा कि 1.66 1.67 इन दोनों में से किसी ने जो भी किया है वो राइट होगा। तो 1.66 और 1.67 जो भी तुम फिल करते हो वही अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी चैप्टर्स है। इसमें ये कहा है कि न्यूक्लियर जो एक्सप्लोजन है उसका एक प्रोडक्ट 90 स्ट्रोंशियम या स्ट्रोंशियम 90 भी होता है विद हाफ लाइफ ऑफ 6.93 ईयर्स। फिर ऐसे बोला है कि एक्चुअल में जहाँ इफ 1 माइक्रोग्राम ऑफ 90 स्ट्रोंशियम या स्ट्रोंशियम 90 was absorbed in bones of a newborn baby in place of calcium, how much time in years is required to reduce it by 90% if it is not loose metabolically? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक्चुअल में अपन ये चाहते हैं कि उस न्यूबॉर्न बेबी में स्ट्रोंशियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है या स्ट्रोंशियम का जो अमाउंट है वो 90% से डिक्रीज हो जाए। तो पहले यदि 1 माइक्रोग्राम था तो 90% से रिड्यूस होने के मतलब है आफ्टर ए टाइम t इसकी जो वैल्यू है वो 1 × 0.1 माइक्रोग्राम हो जाएगी। ठीक है, मतलब 10% ही रिमेनिंग रहेगी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का जो डीके है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो रेट लो है वो कुछ ऐसा सा होता है K × T इज इक्वल्स टू 2.303 log C0/Ct। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जैसे रेडियो एक्टिविटी में ये जो कन्वेंशन है K की जगह लैम्डा वर्सेस डीके कांस्टेंट T टाइम 2.303 log N0/Nt। N0 का मतलब है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट T इक्वल्स टू 0 और Nt का मतलब है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट T इक्वल्स टू T। तो ये जो लैम्डा है डीके कांस्टेंट है वो अपन इसकी हाफ लाइफ से ला सकते हैं। इसका हाफ लाइफ 6.93 ईयर्स है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि T हाफ 6.93 इज इक्वल्स टू ln2 विच इज 0.693 अपॉन T हाफ इक्वल्स टू ln2 अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो यहाँ से 0.693 अपॉन 6.93 आ जाएगी। ये जो लैम्डा की वैल्यू है वो अपन यहाँ पे पुट कर सकते हैं 0.693 अपॉन 6.93 इंटू टाइम t इज इक्वल्स टू 2.303 log
एन नॉट नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ इसको नंबर की बजाय यहाँ पे मास भी पुट कर सकता हूँ, एक ही बात है। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि मास ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट t इक्वल्स टू 0 was 1 माइक्रोग्राम एंड आफ्टर टाइम t इट was 1 into 0.1। ये जो वैल्यू है वो 10 हो जाएगी, log 10 का मतलब 1 हो जाएगा, और ये 1/10 हो जाएगी, तो t की वैल्यू जो है वो 2.303 into 10 versus 23.03 ईयर्स। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आफ्टर 23.03 ईयर्स अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्शियम will decrease to 90% of its value। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 20 में अपन बात कर रहे थे, एक्चुअल में तुम्हें इस केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर को जहाँ हो पढ़ के जाना ही होगा। लास्ट ईयर जो जनवरी और अप्रैल जेई मेन अटेम्प्ट थे उनमें भी जहाँ हो इस चैप्टर से खूब प्रॉब्लम्स पूछेगी। इनफैक्ट जहाँ हो अभी तुम देख सकते हो कि इस शिफ्ट के पेपर से 20th एंड दिस 23 जो भी नंबर जहाँ हो आपके क्वेश्चन पेपर में अपीयर हो रहा हो, लेकिन जो मेरे पास पेपर है उसमें ये 23 है, और एक 20th क्वेश्चन जो कि एक्चुअल में जहाँ डिफरेंट विटामिन्स गिवन थे और उनके करस्पॉन्डिंगली कुछ उनकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ गिवन थी, उनको मैच करना था। इसमें भी जहाँ हो एक एक्चुअल में जहाँ हो कंपाउंड है या कोई तुम ऐसे बोल सकते हो कि टैबलेट है, एक्चुअल में जहाँ उसका तुम्हें नाम दे रखा है विच इज़ क्लोरोएम्फेनिकोल। ये जो कंपाउंड है इसमें तुमसे नंबर ऑफ कायरल कार्बन पूछे, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसी सी होती है। ये तुम्हें ये स्ट्रक्चर पता है तो डेफिनेटली नंबर ऑफ कायरल कार्बन काउंट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, लेकिन जो डिफिकल्ट टास्क है वो एक्चुअल में जहाँ इसकी स्ट्रक्चर को बताना है। तो इसकी ऐसी सी कुछ स्ट्रक्चर होती है। अब इसमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन बताना बहुत आसान है। कायरल कार्बन का मतलब कार्बन विच इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट ग्रुप्स। तो जैसे ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, टेट्राहेड्रल है, लेकिन एक्चुअल में जहाँ वो इसके चारों ओर 2 क्लोरीन सेम हो गए। ये कार्बन तो sp2 है। ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर एक लॉन पेयर है, वैसे इसकी जो चारों वैलेंसीज हैं वो तो डिफरेंट अपीयर हो रही हैं, बट ये जो लॉन पेयर है वो इसके साथ रेजोनेंस में है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ अगेन ये नाइट्रोजन भी sp2 हाइब्रिडाइज। ये जो कार्बन है वो कार्बन एक्चुअल में जहाँ मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट वैलेंसीज। वन इज S, वन अदर वन इज CH2OH, है ना, वन इज NH एंड वन इज सम CHOH। अगेन ये जो कार्बन है ये भी टेट्राहेड्रली सराउंडेड है बाय 4 डिफरेंट वैलेंसीज, और ये जो बेंजीन वाले कार्बन है वो सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इसमें जो नंबर ऑफ कायरल कार्बन है वो 2 है। देन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स है, जिसमें अपने को एक रिएक्शन गिवन है हाइपोथेटिकल। ये जो रिएक्शन है उसका डेल्टा यू गिवन है विच इज 2.1 किलो कैलोरी। देन डेल्टा एस भी गिवन है विच इज 20 कैलोरी पर केल्विन एट 300 केल्विन, और अपने से इस रिएक्शन का डेल्टा जी पूछा है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि डेल्टा जी का जो फॉर्मूला है वो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा एच इस डेल्टा यू से कैलकुलेट कर सकते हैं और डेल्टा एस अपने को गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच की जगह डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी माइनस टी डेल्टा एस। सबकी वैल्यूज पुट कर दें। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा यू 2.1 किलो कैलोरी है प्लस डेल्टा एन जी, जो नंबर ऑफ गैसेस मोल है उनमें जो डिफरेंस है, इधर गैसेस मोल 2 है और इधर गैसेस मोल 0 है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 2 माइनस 0 दैट इज चेंज इन मोल्स ऑफ गैसेस स्पीसीज इंटू आर की जो वैल्यू है वो ये सब कैलोरी में है तो 2 पुट कर देंगे। टेम्परेचर 300 केल्विन है माइनस 300 इंटू 20। अब ये जो क्वांटिटीज़ हैं वो एक्चुअल में कैलोरी में है और ये जो क्वांटिटीज़ हैं वो किलो कैलोरी में है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक्चुअल में ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनको 1000 से डिवाइड कर दो, तो इनको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1200 अपॉन 1000 1.2, और ये 6000 है डिवाइड बाई 1000 ये 6 हो जाएगा तो माइनस 6 आ जाएगा, तो ये तुम्हारे लिए हो जाएगा 3.3 माइनस 6
which comes out minus 2.7 kilocalorie. तो minus 2.7 kilocalorie is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है. आपने से ये पूछा है कि दो सॉल्यूशंस है A एंड B. Each of 100 liter is made by dissolving 4 gram of NaOH and 9.8 gram of H2SO4 in water respectively. तो A जो सॉल्यूशन है वो एक्चुअल में NaOH है 4 ग्राम, इसको 100 लीटर में डिसोल्व करके बनाया गया है, ठीक है. और B जो सॉल्यूशन है वो 9.8 ग्राम H2SO4 है. तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 100 ग्राम NaOH का मतलब 4/40, 40 is the molecular mass of NaOH is equals to 0.1 mole. 0.1 mole of NaOH is present in 100 liter and 9.8 gram H2SO4, 9.8 upon 98 इसका molecular mass है, is equals to 0.1 mole, ठीक है. तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 0.1 mole H2SO4 is present in 100 liter. फिर अपने से ऐसा पूछा है कि pH of the resultant obtained solution from mixing of 40 liter of A and 10 liter of B. तो अपन ने क्या किया कि जो NaOH है इससे 40 लीटर ले लिया और ये जो H2SO4 सॉल्यूशन है उससे 10 लीटर ले लिया. इनकी मिक्सिंग से एक फाइनल सॉल्यूशन बना और इस सॉल्यूशन की अपने को pH बतानी है, ठीक है. तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 100 लीटर में यदि NaOH का 0.1 मोल है तो 1 लीटर में जहाँ 0.1 अपॉन 100 हो जाएगा और 40 लीटर में इंटू 40 हो जाएगा. तो ये जहाँ वो अपने लिए मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 0.04 मोल हो जाएगा. और जो H2SO4 है उसका 100 लीटर में 0.1 मोल है तो 0.1 अपॉन 100, तो 10 लीटर में जहाँ वो 0.01 मोल. तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है इसमें NaOH के 0.04 मोल हैं और H2SO4 के 0.01 मोल हैं. जैसा कि तुम सब लोग जानते हो कि H2SO4 और NaOH आपस में जहाँ वो रिएक्ट करेंगे और मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसमें ऐसा सा कुछ होगा. ये जो H2SO4 है इसका 0.01 मोल है और जो NaOH है उसके 0.04 मोल है. बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है. इसके 0.01 मोल के साथ इसका 0.02 रिएक्ट करेगा, इसका 0.02 बच जाएगा और इसका 0.01 बन जाएगा. तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन में Na2SO4 है और कुछ बचा हुआ NaOH है और इस NaOH के 0.02 मोल है. ये जो Na2SO4 है ये एक्चुअल में सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा जिसका pH में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा. एक्चुअल में जहाँ वो इसका ये जो कैटाइन Na+ और एनाइन सल्फेट है वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से आए हैं रेस्पेक्टिवली. तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से आए हुए कैटाइन और एनाइन का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, तो इनका pH में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा. जो भी रिजल्टिंग सॉल्यूशन की pH डिसाइड होगी वो NaOH से डिसाइड होगी. तो NaOH से आने वाले OH- की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.02 डिवाइड बाई इसका 40 लीटर है, इसका 10 लीटर है, टोटल जो वॉल्यूम है वो 50 लीटर हो जाएगा. तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 2/5 इंटू 10 की पावर -3 विच इज़ 4 इंटू 10 की पावर -4. तो यहाँ से POH कैलकुलेट करो तो माइनस log 4 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल्स टू 4 माइनस log 4. log 4 की जो वैल्यू है वो 0.6 हो जाएगी. तो ये जो pH है वो 4 माइनस 0.6 विच इज़ 3.4 और POH की वैल्यू यदि 3.4 है तो pH की जो वैल्यू है वो 14 माइनस POH विच इज़ 3.4. तो 14 माइनस 3.4 जहाँ वो 10.6 आ जाएगा. तो 10.6 इज द करेक्ट आंसर.